नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, और यूपी ट्रिपल एस सी के लिए जो हम कल से टेस्ट स्टार्ट किए हुए हैं उसका जो पार्ट 2 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। आखिरी जो 20 दिन आपके बचे हुए हैं, इन 20 दिनों में आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए यह जो टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आपके सामने डेली बेसिस पर हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्न पहुँचा रहे हैं जो कि पीईटी की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तथा इन प्रश्नों को आपको बिल्कुल ध्यान से अटेंड करना होता है। आपको 3 से 4 सेकंड का समय दिया जाता है तथा आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना होता है कि आपके द्वारा इन 40 प्रश्नों में से कितना सही किया गया है। तो पूरी ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी को परखने के लिए जो है आप इस टेस्ट को पूरी ईमानदारी के साथ दिया करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का जो टेस्ट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक तरफ देश दिया गया है और एक तरफ राजधानी दिया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा देश और राजधानी सुमेलित नहीं है। आपके पास 3 सेकंड का समय है। तो पहले प्रश्न को आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं, एक तरफ देश है और एक तरफ राजधानी। तो क्यूबा की राजधानी क्या होती है? हवाना, जो कि बिल्कुल ही सही दिया गया है। बारबोडास की राजधानी क्या होती है? तो बारबोडास की राजधानी होती है आपकी ब्रिज टाउन, यह भी बिल्कुल सही है। इथियोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा, यह भी बिल्कुल सही है। तंजानिया की राजधानी यहाँ पे डकार दिया गया, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं है। तंजानिया की राजधानी डकार नहीं होती है। तंजानिया की राजधानी क्या होती है? तो तंजानिया की राजधानी आपको मिलेगी डोडोमा। क्या है? तो डोडोमा जो है यह तंजानिया की राजधानी। तो इसे आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला है, एक तरफ देश दिया गया है और एक तरफ मुद्रा दिया गया है। तो आपको सही सुमेलित मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है देश और मुद्रा, उसको बताना है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो दूसरे प्रश्न को आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो एक तरफ देश और एक तरफ मुद्रा। तो इजराइल की मुद्रा क्या होती है? न्यू शेकेल, बिल्कुल ही सही है। और ईरान की मुद्रा यहाँ पे रियाल दिया गया, जो कि गलत है। रियाल पहले मुद्रा हुआ करती थी, अब इसकी नई मुद्रा हो गई है टोमन। क्या हो गई है? तो टोमन जो है यह नई करेंसी हो गई है ईरान की। तो इससे पहले रियाल ही इसकी करेंसी थी, लेकिन हाल ही में इसकी करेंसी को बदल के टोमन कर दिया गया था। तो इस प्रकार से ईरान की जो करेंसी थी वो गलत दी गई थी। इसके बाद जापान की करेंसी आपकी एन होती है, तथा जापान के टोक्यो में इस बार का ओलंपिक भी हो रहा है। 2020 का जो ओलंपिक है उसका आयोजन जापान के टोक्यो में ही किया जा रहा है। इसके बाद उत्तर कोरिया का जो ऑफिशियल करेंसी वो है वॉन। तो ये सभी ऑफिशियल करेंसी और देश आपको याद रखना है। ये सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न स्क्रीन पर आपका है, और एक तरफ आपको शासक दिए गए हैं और एक तरफ आपको यात्री दिए गए, विदेशी यात्री। तो आपको बताना कि कौन सा इसमें से जोड़ा गलत दिया गया है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो रॉल्फ फिंच यह अकबर के समय में आया हुआ था, जो कि बिल्कुल ही सही है। यह रॉल्फ फिंच जो था यह प्रथम अंग्रेज था जो अकबर के दरबार में आया था। आप याद देखिएगा, यह प्रथम अंग्रेज था रॉल्फ फिंच जो अकबर के दरबार में आया था। इसके बाद जो मनूची था यह दारा सिकोह के दरबार में आया था। दारा सिकोह ने इसको तोप खाने में, जो तोप खाना था, तोप खाने में इसको काम दिया हुआ था। इससे भी आप याद रखिएगा मनूची को। इसके बाद जहांगीर के टाइम पीरियड में टॉमस मुनरो आया था, यह भी बिल्कुल सही है। और शाहजहां के टाइम पीरियड में आपका जोर्डान यहाँ पे होगा, जोर्डान इस प्रकार से लिखा आएगा। तो यह जोर्डान जो था यह शाहजहां के टाइम पीरियड में नहीं आया हुआ था, यह आया था आपके जहांगीर के ही टाइम पीरियड में। तो आप इसे याद रखिएगा, जहांगीर के ही टाइम पीरियड में आपका जो था जोर्डान भी आया हुआ था। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो डी था आपका गलत दिया गया था। जो जोर्डान था यह जहांगीर के शासनकाल में ही जो है भारत आया हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका गलत दिया गया था। इसके बाद अगला है, और भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक हम किसे मानते हैं? तो फ्रांस अल्फांजो डी अल्बुकर्क को, यानी कि ऑप्शन आपका जो है बी बिल्कुल सही है। अल्फांसो दी अल्बुकर्क को जो है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, अल्बुकर्क, यानी कि इसका पूरा नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला प्रश्न आपका है, और प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो आप याद देखिएगा कनिष्क के, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। जो बौद्ध विद्वान अश्वघोष थे ये किसके समकालीन थे? तो ये कनिष्क के समकालीन थे। तो आप इसे याद देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तथा आपको पता होगा
कनिष्क के ही टाइम पीरियड में जो चौथी बौद्ध संगति थी उसका आयोजन किया गया था, जिसमें जो अश्वघोष था वह उपाध्यक्ष बनाया गया था। आप इसे भी आप याद देखिएगा, इसी कारण से यह समकालीन भी हो जाता है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला है, मगध का कौन सा सम्राट जिसे कुड़िक के नाम से जाना जाता है उसका नाम बताना आपको। तो कुड़िक के नाम से किसे जानते हैं हम, तो मगध का एक सम्राट था जिसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु का अन्य नाम था कुड़िक, यानी कि ऑप्शन जो आपका है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अजातशत्रु को कुड़िक के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से सम्राट अशोक के किस शिलालेख से कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सम्राट अशोक का वह कौन सा शिलालेख है जिससे कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है, तो 13वां जो शिलालेख अशोक का था, 13वां शिलालेख, इसी से जो है कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 13वां शिलालेख। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारत में जो एक क्रियाशील विधान परिषद थी, इसका जो सृजन था किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया था, तो 1853 का जो चार्टर एक्ट था, इसी के तहत जो है भारत में पहली बार एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया। तो ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है, चार्टर एक्ट 1853 के तहत। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज अधिकारी जो थे कैप्टन पीके सहगल, कैप्टन शाहनवाज खान और कैप्टन जीएस ढिल्लों के मुकदमे में उनके बचाव के पक्ष में, यानी कि जो आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी थे पीके सहगल, कैप्टन शाहनवाज खान और कैप्टन जीएस ढिल्लों, जिन पर लाल किले में जो है अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया था, तो इनके बचाव में कौन आया था उनका आपको नाम बताना है। तो इनके बचाव में आए थे भूला भाई देसाई। तो आप इसे याद देखिएगा, भूला भाई देसाई जो थे ये इनके बचाव में गए थे, इन तीनों लोगों के। इनके बचाव में तो आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के ऊपर जो मुकदमा चलाया गया था, तो इनके बचाव में जो वकील थे वो गए थे भूला भाई देसाई, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही है। ये तीन लोग कौन कौन थे, पीके सहगल, कैप्टन शाहनवाज खान और कैप्टन जीएस ढिल्लों। ये तीनों नाम आप याद रखिएगा, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न 100% पूछा जा सकता है। ये तीन INA यानी कि जो आज़ाद हिंद फौज थी उसके अधिकारी थे, जिन पर अंग्रेजों ने लाल किले पर मुकदमा चलाया था, जिसके बारे में मैंने कल डिस्कस किया था, कल के प्रैक्टिस सेट में। तथा बाद में भारतीयों के द्वारा जो है बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया था इस मुकदमे का। तब जाके जो वायसराय था उसने आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे उनको जो है माफ़ी दे दी थी बाद में। तो इससे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला है, गांधी जी ने अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब स्थगित कर दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कब कर दिया था, तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था यह 1934 में अंतिम रूप से जो है स्थगित कर दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा जो है 1934 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्ण रूप से स्थगित कर दिया जाता है। यह 2 चरणों में स्टार्ट किया था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक तो नमक कानून को तोड़ने के लिए 1930 में पहला चरण स्टार्ट किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, और उसके बाद 1932 में जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन के उपरांत 1932 में जो है दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किया जाता है। इसके बाद जब 1934 का समय आता है तब जाके इसको पूरी तरह से बंद यानी कि स्थगित कर दिया जाता है, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन को। तो आप इसे याद रखिएगा, 2 बार स्टार्ट किया गया था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक तो 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए और दोबारा 1932 में, और इसके बाद 1934 में इसको पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। इसके बाद अगला है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था किसने, तो आप याद रखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, तो भगत सिंह के द्वारा जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो भूकंप की जो तीव्रता होती है इसको हम मापते हैं किससे, रिएक्टर पैमाने पर, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही है, रिएक्टर पैमाने पर जो है
भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। हवा का दाब हम बैरोमीटर से मापते हैं। डेसिबल में ध्वनि की जो प्रबलता होती है, ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसको मापते हैं। तथा डॉप्सन जो इकाई होती है वो ओजोन परत की मोटाई मापने के काम में आती है। आप याद देखिए, ओजोन परत की जो मोटाई है उसको हम डॉप्सन इकाई में मापते हैं। तो इसे आप याद देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपसे पूछा जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो साउथ एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपको मिलेगा थार, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल सही है। थार जो है यह साउथ एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो तकला मकान मरुस्थल आपको मिलेगा चाइना में, यानी कि चीन में, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी है बिल्कुल सही है। चीन में आपको मिलेगा तकला मकान मरुस्थल, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी है बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, और एक तरफ आपको एल्युमिनियम कंपनी दी गई है और एक तरफ आपको उनकी अवस्थिति दी गई है। तो इसमें से आपको बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। तो बाल्को जो कंपनी है यह कहाँ पे है, तो बाल्को कंपनी आपको मिलेगी कोरबा में, बिल्कुल सही है, अवस्थिति है। इसके बाद हिंडाल्को कंपनी यहाँ पे दिया गया ओरछा, जो कि बिल्कुल गलत है। और ये आपको मिलेगा सोनभद्र रेणुकूट में, कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में। कहाँ, तो उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में आपको मिलेगा हिंडाल्को। इसके बाद इंडियन एल्युमिनियम कंपनी आपको हीराकुंड में मिलेगी। हीराकुंड कहाँ पे, ओडिशा में। और नाल्को कंपनी आपको मिलेगी कोरापुट, कोरापुट आपको मिलेगा ओडिशा में। तो ये सभी आपको याद रखना है। इसके बाद आपको बताना है इनमें से कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से G8 का सदस्य देश कौन सा नहीं है आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से जो G8 है इसका सदस्य देश कौन सा नहीं है, तो इसमें से G8 का सदस्य नहीं है स्पेन। स्पेन जो है G8 का मेंबर नहीं, बाकी इसके 8 जो मोस्ट पावरफुल कंट्री पूरे विश्व के हैं ये इसके सदस्य हैं, जैसे रसिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, उसके बाद USA यानी कि अमेरिका हो गया। इसके अलावा आपको मिलेगा जर्मनी, जर्मनी भी इसका सदस्य है। जर्मनी के अलावा फ्रांस भी इसका जो है सदस्य है। और फ्रांस के अलावा आपको इटली और जापान मिलेंगे। इटली और जापान, ये दुनिया के 8 पावरफुल देश हैं। USA, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, रूस, ब्रिटेन और कनाडा, ये 8 देश हैं G8 के। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो आर्थिक नियोजन है या किस सूची का विषय है, तो आप ध्यान दीजिएगा। जो आर्थिक नियोजन है, जो आर्थिक नियोजन है आपको किस सूची का विषय मिलेगा, तो आर्थिक नियोजन जो है यह आपको मिलेगा कंकरेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची का विषय, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल सही है। समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट का विषय है आपका आर्थिक नियोजन। अगला प्रश्न आपका है, एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो एक उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है अपना जो त्यागपत्र होता है यह किसको देता है, तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन ए। और उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है यह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। तो ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी होती है। तो लोकसभा व राज्यसभा की जो गणपूर्ति संख्या होती है, जिसके बिना जो संसद का सत्र वह नहीं चलाया जा सकता, वो होती है 1/10, यानी कि कुल सदस्य संख्या का 1/10 होने पर ही जो है जो संसद का सत्र है लोकसभा या राज्यसभा का वह चलाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची यह संबंधित आपके पंचायती राज से, तो इसे आप याद रखिएगा। और 12वीं अनुसूची आपके संबंधित नगर पालिका से, और 10वीं अनुसूची आपके संबंधित है दल बदल कानून से, तो इसे आप याद रखिएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ से 10वीं अनुसूची है। उसके बाद 11वीं अनुसूची आपका पंचायती राज से है, और 12वीं अनुसूची आपकी नगर पालिका से है। अगला है इंपॉर्टेंट, और निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक का एक जैव सूचक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक माना जाता है लाइकेन को, तो ये राइट आंसर आपको हो जाएगा लाइकेन जो है यह वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन का एक जैव सूचक माना जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइकेन। अगला प्रश्न है, लार जो होता है निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करता है। तो लार जो होता है यह किसके पाचन में सहयोग करता है, तो लार जो होता है यह स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है, तो राइट आंसर आपका जाएगा स्टार्च, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका है, पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि के द्वारा किया जाता है।
तो पृथ्वी की आयु की मापन की जो सर्वोत्तम विधि होती है, सबसे श्रेष्ठ विधि होती है, वो होती है यूरेनियम विधि, यानी कि ऑप्शन जो आपका है और सी बिल्कुल सही है, यूरेनियम विधि, यानी कि ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही है। आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है? तो आप याद देखिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो आप इसे याद देखिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है जो आकाश होता है वह हमें नीला दिखाई पड़ता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी जिम्मेदार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारत में नाटक, नृत्य हो गया, संगीत को बढ़ावा देने के लिए जो है इसमें से कौन सी जो अकादमी है वो जिम्मेदार मानी जाती है? तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें से आपको ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल से, संगीत अकादमी जो होती है भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार होती है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन मीथेन गैस के उत्सर्जन का स्रोत नहीं, आपको बताना है। तो इसमें से मीथेन गैस के उत्सर्जन का स्रोत कौन सा नहीं है? तो इसमें से जो है मीथेन के गैस का उत्सर्जन का स्रोत आपका कौन सा नहीं है? तो आप ध्यान दीजिएगा, मोटर वाहन। तो मोटर वाहन जो है ये मीथेन गैस के उत्सर्जन का स्रोत नहीं, बाकी धान का खेत, गन्ने का खेत और पशुधन, ये तीनों जो है मीथेन गैस के उत्सर्जन के स्रोत हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस नवाब के द्वारा लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा बनवाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लखनऊ का जो बड़ा इमामबाड़ा है यह किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आप ध्यान दीजिएगा, तो नवाब जो आसफ उद्दौला थे इन्हीं के द्वारा जो है बनवाया गया था लखनऊ का जो है बड़ा इमामबाड़ा, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, नवाब आसफ उद्दौला के द्वारा बड़ा इमामबाड़ा बनवाया गया था। अगला प्रश्न, एक तरफ आपको पर्यटन स्थल दिए गए हैं और एक तरफ आपको दिए गए हैं उनकी अवस्थिति, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सूर्य मंदिर उड़ीसा कोणार्क में, कोणार्क उड़ीसा में आपको मिलेगा, सही है। पट्टक्कल स्मारक समूह यह केरल में नहीं है, आपको मिलेंगे कर्नाटक में। कहाँ पे? तो कर्नाटक में आपको मिलेंगे पट्टाकल स्मारक समूह, जो कि गलत दिया गया था। इसके बाद हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, बिल्कुल सही है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो बी था आपका सही सुमेलित नहीं था। पट्टक्कल स्मारक समूह केरल में नहीं है बल्कि कर्नाटका में मौजूद है, जैसे आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और एक तरफ शहर दिया गया और एक तरफ और नदी दी गई है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है, वह सुमेलित नहीं है। यह आपसे सिंपली पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं। तो वॉशिंगटन जो है यह पोटोमैक नदी किनारे अवस्थित है, जो कि बिल्कुल सही है। और वियना जो है आपका डेन्यूब नदी किनारे स्थित है, जो कि बिल्कुल सही है। नामपेन आपका सीन नदी किनारे अवस्थित नहीं है बल्कि यह आपका मेकांग नदी किनारे, किस नदी के? तो मेकांग नदी किनारे स्थित आपका नामपेन। और वैंकूवर जो कनाडा का शहर है ये आपको मिलेगा फ्रेजर नदी के किनारे, तो इसे आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला है, एक तरफ पर्वत दी गई है, पर्वत श्रृंखला, और एक तरफ आपको दी गई है देश, तो आपको बताना है, देश नहीं यहाँ पे महाद्वीप दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो ये देख लेते हैं, एंडीज पर्वत आपको दक्षिण अमेरिका मिलेगा, जो कि बिल्कुल सही है। और रॉकीज पर्वत आपको मिलेंगे उत्तरी अमेरिका में, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे एटलस पर्वत आपको मिलेंगे अफ्रीका में, न कि एशिया में, यहाँ पे अफ्रीका होगा। एटलस पर्वत जो है आपको मिलेंगे अफ्रीका में। और यूराल पर्वत आपको मिलेगा यूरोप में। तो इस प्रकार से ये सही सुमेलित होगा, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, और स्वतंत्रता संग्राम के किस क्रांतिकारी को 14 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा दे दी गई थी? ये सभी प्रश्न मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए, यानी कि डिटेल जो वीडियो मैंने हिस्ट्री का अपलोड किया हुआ है, अगर आपने उन सभी को देखा होगा तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो 14 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई थी खुदीराम बोस को, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही, खुदीराम बोस। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका है, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सूर्यसेन इनमें से किस घटना से संबंधित थे? तो चटगांव शस्त्रागार छापा से संबंधित है आपके सूर्यसेन, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही है, चटगांव शस्त्रागार छापा। अगला प्रश्न है, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इसका जो कौन सा अधिवेशन था, कब हुआ था, जिसमें पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1911 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता वाला, इसी में पहली बार जो है आपका और नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान को गाया गया था। तो 1911 आपका राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन। अगला प्रश्न आपका है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं?
तो पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग, तो इसे आप याद रखिएगा, तथा भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद और हरित क्रांति के बाद निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी? तो आज़ादी के बाद और हरित क्रांति के बाद सर्वाधिक वृद्धि हुई थी आपकी गेहूं की फसल में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका गेहूं की फसल, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपका है, एक तरफ आपको अनुसंधान संस्थान दिए गए हैं और एक तरफ उनकी अवस्थिति, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। तो भारतीय परमाणु अनुसंधान केंद्र आपको मिलेगा ट्राम्बे में, बिल्कुल सही है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान आपको मिलेगा नई दिल्ली में, बिल्कुल सही है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में मिलेगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है, यह आपको बेंगलोर में नहीं चेन्नई में मिलेगा। कहाँ पे? तो जो चमड़ा अनुसंधान संस्थान है ये आपको मिलेगा केंद्रीय कहाँ पे? तो चेन्नई में। इसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में। तो यह इस प्रकार से आपके सही सुमेलित हो गए। अगला है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस जगह पे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा शिमला में। कहाँ पे? तो ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही है, शिमला में आपको मिलेगा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। इसके बाद अगला आपका प्रश्न है, एक तरफ शास्त्रीय नृत्य दिए गए हैं और एक तरफ राज्य आपको दिए गए हैं, तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य सही सुमेलित नहीं है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, जो कि बिल्कुल ही सही है। आप याद रखिएगा, कुचिपुड़ी जो क्लासिकल डांस है आंध्र प्रदेश का है। इसके बाद जो भरतनाट्यम है यह कर्नाटक का नहीं तमिलनाडु का है शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का? तो तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है आपका भरतनाट्यम। और कथक उत्तर प्रदेश का है। कथकली जो है, कथकली के अलावा मोहिनी अट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम जो है ये दोनों क्लासिकल डांस आपको केरल के मिलेंगे। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। भारत की कला और संस्कृति से जुड़ा यह प्रश्न है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, इसमें से आपको बताना कि कौन सा जो पर्यटन स्थल है उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो ताजमहल भी, दीवाने खास भी, और बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा, ये सभी जो है आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। तो सेकंड नंबर का हमारा जो प्रैक्टिस सेट था उसको हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।